हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के क्वेश्चन बैंक का अध्याय प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। जिन्होंने ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण व लेंस संभवतः कौन से होंगे। ठीक है, यानी देखो आपको दिया गया है किसी दोनों, कोई एक दर्पण है, कोई एक लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर। अब लेंस और दर्पण के लिए बोला गया आपको, तो देखो अगर हम देखें, कोई भी लेंस हो और कोई भी दर्पण हो, देखो जैसे ये आपका, ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है आपका उत्तल लेंस। अगर बात करें इसकी तो ये कौन सा होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी, दर्पण की, तो ये होता है आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है, यहाँ पर फोकस दूरी आएगी तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में। यानी अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, माइनस में। क्या पूछा गया था, कोई एक दर्पण है और कोई एक लेंस। ठीक है, तो लेंस भी कौन सा, अवतल लेंस, और दर्पण भी कौन सा, अवतल लेंस दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, किसी लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता। अब अभिसरण क्या होता है, यानी एकत्रित करना, और अपसरण क्या होता है, फैलाना। अपसरण और अपसरित करने की जो मात्रा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, उस लेंस की क्षमता कहलाती है। अगर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक की बात करें हम, तो उसका ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, ये उसकी क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर पूछा गया है, सेविंग दर्पण में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सेविंग दर्पण में जो दर्पण उपयोग होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। यही पूछा गया आपसे कि जो सेविंग दर्पण प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो जैसे ये होती है कि हमारी ड्राइविंग सीट होती है, तो इसके ऊपर जो मिरर लगा होता है, यहाँ पर जैसे ये ड्राइवर की सीट है तो यहाँ पर ड्राइवर के सामने ये जो मिरर लगा होता है उस दर्पण को बोलते हैं हम पश्च दृश्य दर्पण। तो ये पूछ रहे हैं कि उस दर्पण के रूप में जो उत्तल दर्पण उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इस उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है, दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, और ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधे बनाता है। कैसे बनाता है, सीधे, सीधे वो आभासी बनाता है। कैसे बनाता है, आभासी और सीधे। यानी दृश्य क्षेत्र, यानी इसमें बहुत सारे चित्र एक साथ बन जाते हैं और सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, कांच के बर्तन में रखे नींबू को पार्श्व देखने पर बड़े क्यों दिखाई देते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे ही आप साइड से देखोगे तो प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण वह हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं। किस में रखें, देखो कांच के बर्तन में। अब कांच की कोई प्लेट है तो वहाँ से क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन की दिशा बदलने के कारण ही क्या देते हैं, हमें नींबू बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यहाँ पर आवर्धन लिखा होना चाहिए। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, +1 है। क्या है, +1 है। तो समझाइए, अब इसका मतलब बताना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जो +1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो प्लस वाला है ना, धनात्मक चिन्ह, तो ये दर्शा रहा है जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी। कैसा है, आभासी व सीधा। प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी व सीधा। अब
जो वन है वो दिखा रहा है कि जो जितने आकार का प्रतिबिंब है, वन क्या दिखा रहा है, वन दिखा रहा है कि जैसा प्रतिबिंब है, मतलब जितनी ऊंचाई जितनी लंबाई का जैसा प्रतिबिंब, जैसा बिंब है, सॉरी, जैसा बिंब है वैसा ही क्या है, वैसा ही क्या है प्रतिबिंब, मतलब जितनी ऊंचाई का बिंब है, जितनी लंबाई का बिंब है उतनी लंबाई का प्रतिबिंब है। ये +1 ये दिखा रहा है। तो +1 का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा है, और जितनी ऊंचाई का बिंब है उतनी ऊंचाई का क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। अब देखिए, जैसे कि मान लें कि ये कोई अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर कोई अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अब ये कोई बिंब रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ पर ये मैं मान लूँ कि ये दूरी है हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो बिंब रखा है, रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित। अब 3 गुना, देखो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको या तो डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि इस दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन इतना है, या फिर आपको अगर ये नहीं बोला कि आवर्धन इतना है तो आपको बोलेगा इतने गुना। इतने गुने का मतलब ही होता है आवर्धन दिया है। कितना दिया आवर्धन, 3 गुना। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब है, कैसा है, वास्तविक। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m का मान यानी आवर्धन है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो m का मान दिया वो कितना दिया है आपको, m बराबर -3। ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर पूछे बनेगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है आपको v का मान। क्या पूछा जा रहा है, v का मान पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको दर्पण सूत्र याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा 29। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। और देखो बिंब की लंबाई उसको किससे लिखते हैं हम, h से। अब बिंब की लंबाई ऊंचाई ऊपर की ओर होगी तो ये क्या हो जाएगा, +2 सेंटीमीटर। जैसे ये यहाँ पर ऐसे बिंब रखा होगा तो ये ऊपर की ओर कोई भी दूरी नापते हैं हम मुख्य से, तो वो किस में आती है, प्लस में। तो इसलिए जो बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, +2 सेंटीमीटर। ठीक है। बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के, अब फोकस दूरी कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी आपके f बराबर 10 सेंटीमीटर। अब मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है। क्या रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, ये हो जाएगा माइनस। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। अब जो बिंब की दूरी है लेंस से वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यानी u का मान कितना दिया हुआ है आपको, -15 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ये कोई उत्तल लेंस है, इससे इधर ही तो बिंब रखा जाएगा। अब इधर बिंब मतलब मुख्य अक्ष से यानी ध्रुव से इधर दूरी नापते हैं हम -x अक्ष की तरफ। ये दूरियाँ कैसी होती हैं, ऋणात्मक। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप पूछ रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है आपको, ये पूछा जा रहा है कि जब प्रतिबिंब की प्रकृति, अब प्रकृति का मतलब उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है, आभासी है। स्थिति मतलब v का मान, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और दूसरा साइज ज्ञात कीजिए। अब साइज मतलब m का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का साइज पूछ रहा है, यानी m निकालो। m निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, h डैश का मान पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, h डैश। और इसका आवर्धन भी निकाल, m निकालो और उसके बाद आप सूत्र लगा देना, m बराबर h डैश अपॉन h। h का मान आपको पहले से दिया हुआ है, m निकाल के आप h डैश निकाल सकते हो। इस सूत्र को लगाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। एक अवतल दर्पण के लिए बिंब की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार बनाते हुए क्रीड़ आरेख चित्र बनाइए। देखो आप कुछ इस प्रकार इनका चित्र बना सकते हैं। आपको कंडीशन दी हुई है, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप देखो कौन सा है, ये आपका अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण है ना, तो कुछ इस प्रकार से अवतल दर्पण बनाते हैं हम। ये पीछे पॉलिश हो जाती है। अब अवतल दर्पण बनाओगे, ये मुख्य अक्ष मान लो ये वाली। अब वक्रता ये मान लो आपका फोकस, और ये मान लो सी, ये मान लो आपका इन्फिनिटी। ठीक है।
अब आपको पता है कि जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी तो कहाँ बनता है हमारा, वक्रता केंद्र पर ही। और जैसा जितना आकार बिंब का होता है उतना ही आकार किसका होता है, प्रतिबिंब का। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी, जब बिंब फोकस पर हो। अब जब बिंब फोकस पर हो यानी बिंब यहाँ पर हो तो आपको पता है जब बिंब फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, अनंत पर। तीसरा, जब बिंब फोकस और ध्रुव के मध्य हो। अब देखो बिंब कहाँ गया यानी वस्तु कहाँ गई, यहाँ। तो आपको पता है जो लास्ट वाला चित्र है, छठवीं कंडीशन है अवतल दर्पण की, वो कहाँ बनती है, दर्पण के उस तरफ। कहाँ बनती है, दर्पण के उस तरफ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल सकते हैं चित्र बना के, और नहीं बनाना है तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक उत्तल लेंस के लिए बिंब की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार बनाते हुए किरण आरेख बनाइए। कुछ नहीं है, देखो अभी आपने ऊपर पढ़ा अवतल दर्पण और नीचे क्या है, उत्तल लेंस। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के जो चित्र हैं वो एक जैसे होते हैं। यानी देखो आपको बस कुछ नहीं करना है कि जैसे ये F1 ये F2, ठीक है, इधर होगा, इधर मान लो ये F1 है तो ये 2F1। अब ये आपका F2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2F2। क्या हो जाएगा यहाँ, 2F2। ठीक है। अब आपको पूछा गया है पहली कंडीशन क्या, कि जब बिंब 2F1 से परे हो। कहाँ हो, 2F1 से परे यानी यहाँ हो। तो जिसके देखो जहाँ 2F1 से परे तो आपको जो चित्र है आपका कहाँ बनेगा, 2 से परे। दूसरी कंडीशन 2F1 पर। अब 2F1 पर चित्र कहाँ बनेगा, F2 पर। कहाँ बनेगा, F2 पर। इसी प्रकार F1 और 2F1 के बीच यानी यहाँ है F1 और 2F1 के, तो यहाँ ये चित्र कहाँ बनेगा, ऐसे यहाँ बन जाएगा F2 और 2F2 के बीच में। फोकस F1 वो प्रकाश के केंद्र के बीच हो। देखो फोकस है ये रहा और प्रकाश के केंद्र ये रहा, बीच में होता है इसका प्रकाश केंद्र O। कहाँ होता है इसका प्रकाश केंद्र O, बीच में। जैसे ये मैंने लिखा यहाँ पर होता है प्रकाश केंद्र। तो आप इस प्रकार से इसके चित्र भी एनसीईआरटी से देख सकते हैं। इस प्रकार की कुछ कंडीशन है। यह क्वेश्चन इनमें से यानी क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इन क्वेश्चनों से चित्र बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दर्पण में मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता, केंद्र को समझाइए। कुछ नहीं है, देखो दर्पण हम किस प्रकार बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा गोला है। अब इसको अगर मैं बीच में से काट दूं, जैसे ये कोई गोला है हमारा और बीच में से इसे मैं काट दूं, जैसे मान लो यहाँ से मैंने काट दिया, तो आप देखो अगर इधर पॉलिश करते हो तो एक दर्पण इधर बन जाएगा, इधर पॉलिश करते हो तो एक दर्पण इधर बन जाएगा। एक में अंदर से पॉलिश कर दो, ठीक है, अंदर से पॉलिश करोगे तो एक दर्पण बन जाएगा। ये देखो अब एक में तो बाहर से पॉलिश कर दिए, रेड 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 रेड, एक में अंदर से, तो ये बाहर से पॉलिश है वो अवतल दर्पण है, अंदर से पॉलिश है वो उत्तल दर्पण है। ठीक है। अब ये दोनों दर्पण बन गए। अब पूछा दर्पण में मुख्य अक्ष, तो जो मुख्य अक्ष होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई लाइन खींच दी मैंने ऐसे, तो दर्पण के यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव, दर्पण की ध्रुव ये होती है दर्पण की त्रिज्या। तो दर्पण की ध्रुव वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष। अब दर्पण के ध्रुव की बात करें तो दर्पण का केंद्रीय बिंदु, दर्पण का केंद्रीय बिंदु जो रेड रेड में मार्क कर रहा हूँ, दर्पण का केंद्रीय बिंदु का क्या कहलाता है, ध्रुव। अब वक्रता केंद्र यानी जो आपका दर्पण है वो एक क्या है, गोले का भाग है, गोले का भाग ही तो है दर्पण, एक गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब देखो अब आपको पता है अवतल दर्पण ऐसे बनता है, अब इसका फोकस इधर होता है। अब देखो ये दूरियां हैं जो -x अक्ष की तरफ में, कहाँ है, -x अक्ष की तरफ। तो आपको क्या करना है, जो F दी है वो किस में लेनी है, माइनस में। आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। ठीक है। यदि 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है, अब बिंब भी इधर ही रहता है, तो u का मान कितना हो जाएगा, u का मान भी किस में हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। आपसे पूछा जा रहा है v का मान। अब इसके लिए भी आपको दर्पण सूत्र का पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है हमारा, क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। इसको लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर। देखो आपने कुछ चित्र देखे होंगे, कुछ चित्र तो देखे होंगे कि जैसे मान लो ये है कोई, अब इस दर्पण में कुछ चित्र तो आपने बनते देखे होंगे कि जैसे कोई किरण आई, यहाँ से मान लो कोई किरण आई आपकी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और यहाँ से निकल गई, इस प्रकार इधर से आई और इधर से टकरा कर निकली। तो आपने कुछ चित्र देखे होंगे जो गहरी लाइनों से बने होंगे, और कुछ चित्र देखे होंगे आपने जो कुछ चित्र हैं वो कैसी लाइनों से बने होंगे, डैश डैश लाइनों से। कैसी लाइनों से बने होंगे, डैश डैश लाइनों से मिलकर बने होंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो किरणें आपस में मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब के अंतर्गत किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा मान लो कि हम उन्हें पीछे खींचकर जबरदस्ती डैश डैश करके मिलाते हैं। जिसमें किरणें आपस में मिलती हैं वो वास्तविक होता है, और जिसमें हमें मिलानी पड़ती है डैश डैश करके लाइन, वो होता है आभासी। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब में वो उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, कुछ और अंतर भी आप देख सकते हैं जैसा आपको दिखाई दे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। सौर भट्टी में आपको पता है अवतल दर्पण, कार का अग्रदीप बोलो या हेडलाइट बोलो, आप इसको कार का अग्रदीप बोलो या हेडलाइट बोलो, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, वही आपका अवतल दर्पण। किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण अभी बताया था उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांत को देखने में प्रयुक्त दर्पण, ये भी कौन सा है आपका, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है आपसे कि पानी में आधी डूबी पेंसिल का डूबा हिस्सा तिरछा क्यों दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम पात्र बनाते हैं, ये हमारा कोई पात्र है। ठीक है, अब ये कोई पात्र है और इसमें हमारा कोई पानी भरा हुआ है, ऐसे करके मान लो आप, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब इस पानी के अंतर्गत आप देखेंगे, मान लो कि आपने कोई पेंसिल डाल दी। क्या डाल दी, पेंसिल डाल दी। अब पेंसिल, हम नीला कलर लेते हैं पेंसिल के लिए, जैसे मान लो ये पेंसिल डली हुई है। ठीक है, अब ये पेंसिल डली हुई है तो आप इसको देखोगे तो ये आपको पेंसिल, जो पेंसिल का जो नीला नीला भाग है, जो अंदर जो मैंने गोला बनाया वो अंदर डूबा हुआ है पानी के, वो आपको तिरछा दिखाई देगा। अब ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, देखो अब तिरछा इसलिए दिखाई देता है, देखो जो पानी है, पानी से ऊपर कौन सा माध्यम है हमारा, हवा, और यहाँ पर माध्यम कौन सा है, पानी। ठीक है, अब हवा का अपवर्तनांक होता है 1, कितना होता है, 1। ठीक है, और जो पानी है उसका अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, अब अपवर्तनांक चेंज होने की वजह से, अपवर्तनांक क्यों चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज होने की वजह से अपवर्तनांक चेंज होता है। और अपवर्तनांक चेंज होने की वजह से जो किरण आ रही है उसकी दिशा में बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है, दिशा में बदलाव हो जाता है। इसी कारण जो किरण है हमें, जो पेंसिल है पानी में डूबी, उसका भाग, डूबा हुआ भाग हमें तिरछा दिखाई देता है। अगर 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, तब आपको आंसर देना है इसका क्या, अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी पेंसिल किसके कारण दिखाई देती है हमें, पानी में डूबी पेंसिल हमें किसके कारण दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देती है तिरछी, अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि देखो अपवर्तन कब होता है, जब माध्यम चेंज होता है। तो माध्यम देखो पहले हवा, उसके बाद पानी था। अब हवा से जब किरण पानी में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश की किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है, यानी ब्रल से सघन में जाती है तो क्या हो जाती है, अब अविलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए हमें पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा